नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोगों ने हिंदी की एक श्रृंखला शुरू करी है, उसमें आज ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो हम हिंदी को शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, हिंदी में कैसे क्या होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हिंदी का जो सीन होता है वो वनडे एग्जाम में होता है, चाहे यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे कोई टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो चलेगा। साहित्य का है, लेकिन साहित्य का थोड़े दिन बाद चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास है वर्णमाला से शुरू करेंगे। पहले इस बात को समझेंगे कि वर्णमाला वाले सीन में कि वर्णमाला कहते किसे हैं, इसे वर्णमाला क्यों कहा गया, उसके बाद पूरे प्रोसेस समझेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्णमाला का पूरा चैप्टर लगभग 4 से 5 लेक्चर में होगा। तो आज ये पहला लेक्चर है, फिर भी शुरुआत करते हैं। समझिएगा, जैसे हमें ये पता है कि हम हिंदी वाले पोर्शन में जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो हमारा जो व्याकरण वाला पोर्शन ही शुरू होता है वर्णमाला से। ठीक है, अब वर्णमाला का सीन ये है कि हम हर चीज़ को वर्णमाला में काउंट नहीं कर सकते। हर चीज़ को हम वर्णमाला में काउंट नहीं कर सकते। समझिएगा कहीं क्यों, कि जैसे हमने लिखा बाबू, अगर लिखा क और अगर ख, अब उसके बाद हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे प है, यहाँ पे फ है, यहाँ पे छ है, यहाँ पे त्र है, तो ये तो वर्ण है, लेकिन इसको हम वर्णमाला के अंदर अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी वर्ण लिखे गए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, वर्णमाला की शुरुआत में ही जब कोई अक्षर सीधा लिखा जाए, जैसे हमने अगर क लिखा, अगर सिर्फ ये क लिखा है तो ये वर्ण है। ये क्या है बाबू, ये वर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी क के नीचे हलन लगा दें तब ये हो जाता है अक्षर। तो हमें अक्षर के बारे में नहीं पढ़ना है गुरु, हमें अक्षर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वर्ण के बारे में कि वर्ण का क्या सीन है। उसके पीछे का सीन जो है वो ये है कि वर्णमाला, अर्थात हमने वर्ण की बात करी है कि क ख जो हम लिखेंगे उसको एक माला में अगर हम पिरो देते हैं तो उसे कहा जाता है वर्णमाला। बात समझ में? अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्या सीन है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, समझिएगा। वर्णमाला मतलब अगर हम वर्णों को सुव्यवस्थित तरीके से लिख दें, जैसे हमने अभी लिखा था ना कि ये क लिख दिए, ये ख लिख दिए, यहाँ पर हमने ग लिख दिया, यहाँ पे प लिख दिया, यहाँ पे फ लिख दिया, तो बाबू ये वर्ण जरूर लिखे गए हैं, लेकिन ये एक व्यवस्थित क्रम में नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन यहाँ लिख दिए हैं, ओष्ठ व्यंजन यहाँ लिख दिए हैं, ऐसे काम खराब हो जाएगा। तो इनको व्यवस्थित रूप से अगर हम लिख दें, किसी चीज़ में पिरो के लिख दें, अरे वर्णमाला का मतलब वही है, जब स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ। ठीक है, आगे समझिएगा। परिभाषा के तौर पे कह रहा है कि वर्णों को अगर व्यवस्थित समूह में हम व्यवस्थित कर दें, इसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर वर्णों को हम व्यवस्थित रूप से लिख दें, अगर इधर छिटका के ना लिखें कि आधा यहाँ आधा यहाँ परसों वहाँ, ये काम ना करें, तो इसे हम कहेंगे वर्णमाला। अगले लाइन में ये कह रहा है कि वर्णमाला में कुल जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 52 होती है। समस्या इस बात की होती है, हमें ये पता होता है कि क ख ग घ ङ छ छ ज झ इया ये हैं, लेकिन ये 52 कौन कौन से हैं ये नहीं पता होता। कारण क्या है इसके पीछे, कि हम पढ़ते ही नहीं। मास्टर जी वही क ख ग घ पढ़ाए, काम खत्म नहीं, वो बताते नहीं ना, हमें ज़रूरत होती है। ज़रूरत तब होती है जब हम कंपटीशन के दौर में आते हैं। अब समझिएगा कि वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52 है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम वर्णों को देखें तो हमारे पास वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्ण होता है जिसे हम स्वर कहते हैं, एक होता है व्यंजन। अंग्रेजी में इसे कॉन्सोनेंट, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं और स्वर को वावेल कहते हैं। खैर अंग्रेजी हमारी उतनी अच्छी है नहीं है, हिंदी से काम चला। अब एक चीज़ समझिएगा, इसके आगे कहानी ये है कि इन वर्णों को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को व्यंजन बोलते हैं। स्वर का मतलब बाबू ये होता है कि अगर कोई अक्षर हम लिख रहे हैं और उसको लिखने में, बोलने में किसी अन्य की कोई ज़रूरत ना हो, एकदम सख्त लौंडा, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है स्वर। लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की, कुछ भी करने जा रहे हो, किसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब तुम व्यंजन वाली श्रेणी में आ रहे हो। अब तुम सोच रहे हो तुम किस में हो। आगे कहानी ये है, तो स्वरों को कितने भागों में बांट दिए, पहला वाला स्वर, दूसरा वाला व्यंजन। आगे की कहानी है कि कहाँ गया, ठीक है आगे आ जाओ।
अब हम पढ़ेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं, कितनी संख्या होती है, क्या, सब चीज़ों को बहुत क्रम से पढ़ेंगे, बस देखते जाओ। आगे कह रहा है कि जो हमारे पास स्वर वर्ण है, समझिएगा, अभी हम नंबर काउंटिंग की बात नहीं करेंगे, कितने हैं कितने नहीं, कौन कौन से, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहर होंगे, बहुत सारे अंदर होंगे, तभी बस समझिएगा किनको किनको रखते हैं। हम स्वर वाले व्यंजन में छोटा वाला अ, बड़ा अ, ई उ री, ए ऐ ओ औ अंक और अ, जबकि इन दोनों को जो हम स्वर में काउंट नहीं करते, इन्हें अयोग बा बोलते हैं, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, बशर्ते इनको अभी काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको स्वर वर्ड में ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो स्वर हो गए, अगर काउंट करके आप लिखना चाहे इन दोनों को बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद जितने बच रहे हैं कितने हो गए, 1 2 3, अरे 4 4 3 7 4 11। तो अगर ये पूछे कि स्वर वर्ण कितने हैं तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, क्योंकि इन दोनों को हम स्वर वर्ण में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो बात की कहानी आगे समझिएगा। व्यंजन, व्यंजन का क्या सीन है, व्यंजन का सीन बाबू ये है कि इन्हें स्पर्श या वर्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझिएगा, देखिए। अच्छा, ये वाला यहाँ लिखा जैसे क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ इया, ये होता, ये छूट गया था, फिर ट ठ ड ढ ढ त थ द ध प फ। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे दिखेगा नहीं। अब शायद ये पूरा दिख जाएगा, हाँ ठीक है, अब ये दिख जाएगा, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। समझो, व्यंजन वाले सीन में हम क्या करते हैं, इसको स्पर्शी बोलते हैं या वर्गी। अब वर्गी क्यों कहते हैं, स्पर्शी क्यों कहते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। देखिएगा, इसमें अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 वर्ड यहाँ है, समझिएगा, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अब वहाँ वो लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, च छ ज झ इया, अब एक ही समझिएगा, इसमें भी बाबू 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है, इन चारों में 5 5 5 वहाँ है। तो हम यही कहते हैं ना कि अगर कोई आकृति है जिसमें अगर उसकी लंबाई भी उतना ही चौड़ाई हो तो इसे वर्ग बोलते हैं, इतना तो पता ही है। तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसको हम बोल देते हैं वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण मतलब बोलते हैं, तब इनका जब उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होके आवाज निकलती है, इस वजह से बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अभी देखो बहुत डिटेल में चल रहे हैं, बस इतना समझ जाओ कि पूरी वर्णमाला है क्या, बस काउंट करके रखना कि हम लोगों ने 13 वहां काउंट किया था अभी स्वर वाले में, जबकि व्यंजन वाले में हमने कितना काउंट कर लिया बाबू, 25 काउंट कर लिया। आगे समझो, अब प फ ब भ म के बाद नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन का, मतलब य र ल और व, य र ल और व की बात आती है। ऊष्म व्यंजन स स और ह की बात आती है। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ और श्र की बात आती है। अब अगर इसे तुम जोड़ो, समझो, ये 4 4 कितने हो गए, 12 हो गए, समझना। अब हमें इतना पता चल गया है कि 13 तो हमने वहां काउंट किया था, 25 हमें यहाँ मिल गए, 12 हमें यहाँ मिल गए, कितने हो गए, 50 हो गए। अभी हमारे पास 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी कमी है। अब वो कौन 2 हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि वो आखिर वो 2 कौन से हैं, क्योंकि उसके बिना हमारी वर्णमाला कंप्लीट नहीं हो रही है, समझो। उसके बाद एक आता है ड और ढ। एक चीज समझिएगा, इसको बोला जाता है द्विगुण, अर्थात जिसके पास 2 गुण हो। अब 2 गुण का मतलब है कि एक गुण होता है जो सामने दिखाई देता है, एक जो अंदर छिपा रहता है। तो इसके अंदर वही वाली क्वालिटी है कि ड और ढ में 2 गुण होते हैं। एक जो हमें डायरेक्ट दिखाई देता है, समझना कहानी कहाँ की है बाबू, जब हम ट लिखे थे, जब हम ठ लिखे थे, जब हम ड लिखे थे, जब हम ढ लिखे थे, जब हम न लिखे थे। तो समझिएगा ये वाला जो था इसे हम बोलते थे स्पर्शीय व्यंजन, क्योंकि अभी स्पर्श वाले श्रेणी में पढ़े थे, या इसी को हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर इन दोनों के नीचे, अगर इन दोनों के नीचे यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक बिंदु यहाँ लगा दें, एक बिंदु लगा दें, तो अब इसके अंदर एक पहले का गुण था जो स्पर्श या वर्गीय कहने के लिए उसे मजबूर कर रहा था, लेकिन अब दूसरा का गुण ये हो गया है, इसके नीचे ये बिंदु लगने की वजह से इसके अंदर एक नया गुण आ गया, जिसके कारण इसे क्या बोल देते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का मतलब ड और ढ में एक अन्य गुण उत्पन्न हो गया। जैसे एक चीज समझो, जब आप घर पे नहीं रहते, जब घर पे रहते हो तो बड़ा शिष्टाचार, मम्मी पापा के सामने एकदम निहायती शरीफ बंदा। समस्या इस बात की होती है, ठीक है, समस्या इस बात की जब हॉस्टल में रहने लगते हो, वहां जाके निहायती एकदम कमीना टाइप इंसान हो जाता है। तो वो जो ये ड और ढ है, ये यही है,
ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि इसके पीछे की कहानी यह है कि इसके अंदर एक नया गुण पैदा हो गया है, जिसके कारण इसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। तो हम लोगों ने ऊपर बाबू काउंट किया था 50, और 50 के बाद 2 और काउंट कर लिए, अब हमारे पास कितने हो गए 52। तो इन्हीं 52 के बारे में हमें पढ़ना है कि अब इन 52 को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये तो खैर वो जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्योंकि तैयारी कर रहे हो ना, अब ऐसी तैयारी करनी तो अलग बात है। अब आगे चलो, अब पढ़ेंगे हम स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, उसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा बने रहो साथ में। चलो इधर देखो, वो कह रहा है कि स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं, कह रहा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वर, स्वयं राजन्ते इति स्वर, अर्थात जो अपने में राजा हो, जो अपने में राजा उसे बोलते हैं स्वर। अर्थात राजा के किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने में बादशाह होता है, अहम ब्रह्मास्मि, एकदम एटीट्यूड वाला रहता, समझिएगा। हमने बताया था ना वही चीज कि अगर किसी की जरूरत होती है तो आप व्यंजन में चले जाओगे, अगर आपको किसी की जरूरत नहीं होती तो आप स्वर में। अब ये देख लो कि आप किस श्रेणी में हो। तो स्वर का मतलब हो गया स्वयं राजन्त इति स्वर, अर्थात अपने में जो खुद में राजा हो, जिसे किसी की कोई जरूरत ना हो। अब परिभाषा की कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर का मतलब छिद्र होता है, मुख का मतलब तुम्हारा थोबड़ा होता है। समझ लो कि थोबड़ा में कोई विघ्न ना हो, तुम्हें बोलने में कुछ ना, कोई बाधा ना आए, कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, तो उसे हम बोलते हैं स्वर। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं तुतलाने वाले होते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं, इसका मतलब वो स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते, भाई उनका अलग मामला होता है, उनको काउंट मत करिएगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान उच्चारण करते समय अगर उसकी समस्या आ रही है तो बात उसकी हो रही है कि विघ्न बाधा अवरोध उत्पन्न ना हो। अब समझिएगा स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या डिटेल में एकदम बढ़िया से चलेंगे, समझिएगा। स्वर का मतलब क्या हो गया बाबू, देखो हमने कहा था ना, छोटा वाला अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं स्वर। क्योंकि अभी हमने बताया था कि हम अंग और अह को स्वर में काउंट नहीं करते। अब यहां समझना कि 1 2 3, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब अगर पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो एक लाइन में याद रखना है कि स्वर की संख्या कितनी बाबू होती है, वो होती है 11, ठीक है। अब बात समझ आई। कारण क्या है कि हम अंक को और अह को स्वर में काउंट नहीं करते। कहानी क्या है, इन दोनों वर्णों को हम बोलते हैं अयोगवाह। इन दोनों को समझना कि हम ये कह रहे हैं कि अयोगवाह, अयोगवाह में हम किसको किसको काउंट, हम अयोगवाह में किसको किसको रख रहे हैं बाबू, इसमें हम 2 वर्णों को रखते हैं, एक को बोलते हैं अंग और दूसरे को बोलते हैं अह, ठीक है। अब क्यों कहते हैं उस बात पे आ जाओ। देखो अब इस अयोगवाह में जो अंग है, जो अंग है, इस अयोगवाह में जो अंग है, एक चीज समझना, इस अयोगवाह में जो अंग है इसको बोलते हैं भैया अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्योंकि इसका निर्माण अ और क ख ग घ अंगा वाले से मिलने के बाद बनता है। ये बात समझ में आई गुरु, समझना कि ये जो अंग है उसका निर्माण अ और अंगा के मिलने से बनता है। अब यहाँ समझना गुरु, यहाँ ये देखो ये वाला काखा गधा अंगा वाला, लेकिन अगर इसी बिंदु को हम ट्रांसफर करके यहाँ लिख दें तो ये गड़ा जाएगा, ट ठ ड ढ ड बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बिंदी इसके पीछे होनी चाहिए। आगे की कहानी क्या है, अगली बात वो कह रहा है कि जो अंग और अह है, अह का मतलब आ के आगे 2 बिंदी, अंग का मतलब इसके ऊपर 1 बिंदी, ठीक है, इसे बोलते हैं विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं बाबू, विसर्ग। विसर्ग का मतलब कह रहा है कि अगर छोटा वाला अ और ह मिला दे, वो भी आधा वाला, जानते समझना गुरु, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अगर अ प्लस ह, हमने ये कहा था इसके नीचे हलंत लगा, इसका मतलब उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। क्यों, एक चीज समझो, हमने क्या, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन इस बात का होगा कि कैसे गड़बड़ा जा रहा है, समझना। हमने ये कहा था अगर आपने एक स्वर लिखा तो 22 स्वर को लिखने के लिए किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं गुरु कि अगर तुम क लिख रहे हो और इसके नीचे हलंत नहीं लगाए हो, इसका मतलब इसमें ये वाला छोटा वाला आ सम्मिलित है। बात समझ आई। जैसे तुम्हारे गांव में माई बाई देवे मान लो,
भंडारा चल रहा है तो वहाँ कुछ लोग होते हैं बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं, लेकिन होते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर हम सिर्फ क्या लिख दें, क लिख दें, हम क्या लिख दें, ख लिख दें, हम क्या लिख दें, ग लिख दें, तो इसमें ऑलरेडी ये छोटा वाला आ सम्मिलित है। लेकिन गुरु हमने कहा कि ना 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 हम किसी को आने नहीं देंगे। आने नहीं देने का मतलब है कि इसके नीचे क्या लगा दो, हलंत लगा दो। जैसे ही हलंत लगाओगे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अर्थात ये क, ये वाला ख, ये वाला ग, ये जितने हैं ये बिना स्वर के लिखे गए हैं। अर्थात छोटे वाले आ की एंट्री, या हम छोटे वाले आ की बात नहीं कर रहे गुरु, जितने भी स्वर हमने यहाँ लिखे हैं इन किसी भी स्वर की वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ गई गुरु? कोई दिक्कत परेशानी? आगे समझो। अब ये वाला कंडीशन समझ में आ गया कि अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि देखो सम्मिलित रूप से बोलेंगे तो अयोगवा बोल देंगे, अलग अलग बोलेंगे तो आ को बोलेंगे अनुस्वार और अं को बोलेंगे विसर्ग। क्यों बोलते हैं, किससे मिल के बना हुआ? अच्छा, ये चीज़ें बाबू आपको जब संधि पढ़ोगे ना तब काम आएंगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे देखो कुछ लाइन कह रहा है कि नोटिस टाइप लाइन कह रहा है, उसको भी समझ लो भैया क्या कह रहा है। आगे एक लाइन इसने लाइन लिख के रखी है। लाइन ये लिख रखी है कि कह रहा है कि अगर अनुस्वार का कोमल रूप जो होता है वो होता है अनुनासिक। अगर कह रहा है कि अनुस्वार का जो कोमल रूप होता है उसे बोलते हैं अनुनासिक। मतलब कोई अनुस्वार वर्ण है, अब अनुनासिक का मतलब अगर तुमने उसका उच्चारण अपनी नाक से किया तो उसे बोलेंगे अनुनासिक। जैसे तुम बोलते हैं माँ, तुम बोलते हो माँ, अब तुम बोलो नाक से बोलो माँ, तो यही गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि तुम क्या बोल रहे हो कि नाक से, अगर जितने भी तुम सभी जितने भी व्यंजन है सबका उच्चारण तुम नाक से कर सकते हो। कुछ लोग करते भी हैं, जैसे मोहम्मद तिवारी को देख लो, झूठा ही का उसका प्रमोशन कर रहे हैं। चलो आ जाओ, प्रमोशन नहीं है, समझो। अनुसार का मतलब, अनुसार का जो कोमल रूप से अनुनासिक मतलब नाक से बोला जाए तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे की कहानी ये है कि अब हमें पढ़ना है कि जो मात्रा का यूज करते हैं वो किस प्रकार हम कर रहे हैं। ठीक है, मात्रा का यूज, क्योंकि समस्या सबसे ज़्यादा पिटाई इसी में हुई है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं आने वाला है। समझो, कह रहा है मात्रा का मतलब, मात्रा का मतलब कि जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। कह रहा है किसी भी ध्वनि स्वर हो अथवा अक्षर हो, स्वर या हो अक्षर। अब एक चीज समझो, स्वर तब होगा जिसमें उसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी, अक्षर तब होगा जब उसमें से हम स्वर को निकाल देंगे, तो सेम चीज हो गया। कह रहा है कि उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसी को उस ध्वनि, उसकी ध्वनि की मात्रा कहलाती। अर्थात ये कह रहा है कि मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है, बात तो सही है, व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन बिना स्वर वर्ण के हम मात्रा लिख ही नहीं सकते, इसी को मात्रा में लिखते हैं। अब एक चीज समझो, ये क्या लिखा हुआ ये चीज समझना। ये कह रहा है कि छोटा वाले आ की कोई मात्रा होती है बाबू? नहीं होती है, हटा दो इसे। बड़ा वाले होती है कि सर जी अगर हम क लिखें तो ये सिर्फ क है, इसमें ये वाला ऑलरेडी घुसा पड़ा है। लेकिन अगर हमें ये लिखना है का, तो इसमें ये वाली जो हिस्सा दिख रहा है ये किसका है? बड़ा वाले आगा। तुम लोग समझ गए? आगे आगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि छोटी वाली ई है, छोटी वाली ई की मात्रा कहाँ से होती है? यहाँ से। बड़ी वाली ई देखो उल्टी होती है, छोटा वाला ऊ ऐसे होता है, बड़ा वाला ऊ ऐसे होता है, री ऐसे होती है, ए ऐसे होता है, आई ऐसे होता है, ओ ऐसे होता है, औ ऐसे होता है। अब आ गई, सॉरी एक मिनट, मात्रा के रूप में लिखना है, घबरा जाएगा। इसके ऊपर एक बिंदी, इसके पीछे दो टिकुली, ये इसकी मात्रा है। अब इसी मात्रा को हम हर व्यंजन में अप्लाई कर सकते हैं। इसी मात्रा को हर व्यंजन में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अगर इसी मात्रा को हम हर व्यंजन में अप्लाई करते हैं, उसके अप्लाई होने से जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से उससे अगर जो चीज मिलेगी उसे बोलेंगे 12 खड़ी। उसे क्या बोलेंगे? 12 खड़ी। अब इसे 12 खड़ी क्यों कहते हैं? 12 खड़ी, तुम समझ गए? बहुत तेज हो तुम लोग, समझो 12 खड़ी क्यों कहते हैं ये भी समझ लो बाबू। 12 खड़ी के पीछे की कहानी ये है, ऐसा नहीं कि 12 लोग खड़े हैं, 12 अक्षर खड़े हैं, ये चीज समझो। क्यों? देखो इसकी कोई मात्रा तो है नहीं, काउंट करना। इसके लिख दिए 1, यहाँ पे लिख दिए 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझना, कितने लिख दिए? 13। गिनती थोड़ी पर आ रहे, लेकिन समझो 13 क्यों लिखे? क्योंकि इसकी कोई मात्रा
नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं। जब इसकी कोई मात्रा ही नहीं है तो बच कितने गए यहाँ से यहाँ तक? यहाँ बच गए 12। अगर इन्हीं 12 मात्राओं का यूज हम किसी भी स्वर के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज देखो, इसमें जितनी भी मात्रा सब खड़ी है, ये भी खड़ी है, ये भी खड़ी है, ये भी खड़े रूप में यूज होते हैं, ये भी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं सामान्य भाषा में 12 खड़ी। और जब हमें मास्टर जी पढ़ा रहे थे तब पढ़ाते थे, क्योंकि जब हिंदी बोलनी नहीं आएगी, लिखनी नहीं आएगी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आजकल जो आधुनिक बच्चा है ना, उसे सीबीएसई वालों को ये कछु नहीं पता होता कि ये भी जिंदगी में कुछ है। उन्हें ABCD XYZ क्या कुछ नहीं पता होता, ये नहीं पता है, तो इसलिए तुम देख लेना सीबीएसई वाले जितने होते हैं, राइटिंग नंबर की गधा टाइप होती है, वो वाली होती है कि खुद लिखे खुदा भी ना पढ़ पाए, वो वाली राइटिंग लिखते हैं सीबीएसई वाले। अंग्रेजी बहुत सुंदर होती है, तुम समझ रहे हो? देखो इसको क्या है, इसका मामला क्या, जब इसको हम पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तुमने लिखा है किसी भी उच्चारण करते हैं उसमें कितना समय लग रहा है, उसी आधार पर उसकी मात्रा होगी। तो समझना, अगर हम यहाँ पे सिर्फ क लिखें तो हम इसे पढ़ेंगे क, लेकिन इसके पढ़ेंगे का, फिर की, फिर की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कौ, कं, कह। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रटवाया जाता था बचपन में। रटवाया कहा जाता था, मास्टर जी के सब अपने घर का जितना लड़ाई उड़ाई करके आते थे अपनी वाइफ से, हम पे उतार देते थे, क्योंकि वहाँ तो कुछ कर नहीं पाते थे, वो आप पता चला है कि कहाँ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब समझो आगे की कहानी ये है, कह रहा है कि अब स्वर्ण वर्णों का वर्गीकरण, आखिर जो हम 11 स्वरों के बारे में पढ़े हैं उसको किस आधार पे बांटते हैं वो चीज समझनी है। कह रहा है कि उच्चारण के आधार पे, देखो उच्चारण या मात्रा, अब इसमें उच्चारण या मात्रा का मतलब जब किसी भी स्वर का तुम उच्चारण करो, अगर जल्दी से बोल दे, जैसे बोले क तो जल्दी से बोल दी, का थोड़ा सा बोल, अब बोले का, एक चीज हो, तीनों अलग तरीके से बोले हो, जब तीनों अलग तरीके से बोल रहे हो तो बोलने में समय लगा है, तीनों को बोलने में समय लगा है। अब जब समय लगा है कि वही कह रहा है कि मात्रा के आधार पे, उच्चारण के समय के आधार पे हम इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार में? तो तुमसे क्वेश्चन बाबू पूछा जाएगा कि जो उच्चारण के आधार पे या मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये समझना। तो कह रहा है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं समझना। पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ और तीसरा हो गया प्लुत। अब ये क्या है? मात्रा के आधार पे हमने यही बताया था बाबू, ह्रस्व का मतलब होता है जिसको बोलने में कम समय लगे। ऐसे समझ लो, अगर थोड़ा सा और देसी भाषा में तुम्हें समझाएं तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा क, तो का बोलने में नॉर्मल बोल देंगे ना कि क, लेकिन हम जब बोलेंगे का तो और ज़्यादा समय लगाएंगे। अगर हमने ये बोल दिया, इसके आगे ऐसे एस टाइप लगा दिए तो इसका मतलब हो गया का। तो ये चीज़ समझे। अगर ऐसे मान लो कि इसमें 1 सेकंड का समय लग रहा है तो इसमें कितना लगेगा? 2 सेकंड का, और इसमें कितने लगेगा? 3 सेकंड का। यही चीज़ समझनी है कि ह्रस्व सबसे कम समय में बोला जाता है, दीर्घ उससे ज़्यादा समय में बोला जाता है, और प्लुत सबसे ज़्यादा समय में बोला जाता है। ठीक है, तो समय क्या? उच्चारण के आधार पर, क्योंकि बोलने में जितना समय लग रहा है उसी के आधार पर बांट रहे हैं ना। तो कितने हो गए स्वर वर्ण? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ तक समझ से आ गई कि 1 सेकंड ये मानने के लिए ऐसा नहीं कि 1 सेकंड लगता है, नहीं तो तुम पगला जाओगे कि अरे 1 ही सेकंड लगता है। नहीं, ये हम समझाने के लिए तुम्हें बताए हैं कि अगर बिना मात्रा का, अगर जिसमें ह्रस्व मात्रा लगी है उसको बोलने में 1 सेकंड लगेगा, अगर जिसमें दीर्घ वाली मात्रा लगी उसको बोलने में 2 सेकंड। ये समझने के लिए है कि इसका दुगना लगेगा, ऐसे समझ लो, इसका दुगना लगेगा, इसका तिगुना लगेगा। ये चीज़ समझने के लिए, नहीं तो तुम हो तो एकदम से गधा टाइप इंसान, क्योंकि तुम लोगों को भरोसा नहीं होता ना। तुम लोग कहो, हम कहेंगे कुछ, तुम लोग समझोगे कुछ, उसके चक्कर में कहानी खराब हो जाएगी। आगे देखो, अब इनको डिटेल में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पिछले साल के क्वेश्चन बाबू सॉल्व कर लीजिएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है, लेकिन अगर पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब तुम मोबाइल खोल के बैठे हो। तो ये वाला हाल मत करिएगा, कम से कम अपने साथ तो धोखाधड़ी ना कीजिए। ईमानदारी करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना हो तो देखो सीधे सीधे सिद्धांत है, पढ़ाना हो तो ईमानदारी से पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो, कायदे से पढ़ो। नहीं पढ़ाना मतलब मोबाइल लेके शॉर्ट वीडियो देखते रहो, कौन रोक रहा है, लेकिन 1 घंटा पढ़ो तो कायदे से पढ़ लो, वो वाला सीन है। आगे समझो, अब ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं। देखो इनकी बाबू संख्या हो गई 4। छोटा वाला है छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्योंकि संस्कृत का मामला होता है, जब संस्कृत में हम पढ़ते हैं ना तो हमें री मिलता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो री मिलता है, वहाँ पे जो री मिलता है वो दीर्घ भी होता है। तो हिंदी में अगर पूछे कोई
हिंदी में अगर कोई पूछे कि री दीर्घ होता है कि नहीं होता है, तो हिंदी में री दीर्घ नहीं होता है, जबकि संस्कृत में जो री होता है उसका दीर्घ ही बनता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ तो री है लेकिन यहाँ पे री नहीं है, क्योंकि हिंदी में री नहीं बनता है गुरु। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अगली कहानी है, कह रहा है कि दीर्घ स्वर, अभी इसको और डिटेल में करेंगे गुरु, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ समझो, कह रहा है कि बड़ा वाला अ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला उ, ए आई ओ औ, ये सब बड़े बड़े हैं, बड़ा बड़ा का है, क्योंकि इनका निर्माण किसी अन्य स्वरों को जोड़ने से हुआ है। जैसे समझो, अगर हम कहते हैं बड़ा वाला आ लिखते हैं, अभी इसको हम डिटेल में करेंगे लेकिन आगे है, लेकिन फिर समझो, अगर दो छोटा वाला जोड़ दें तो बड़ा वाला बन जाएगा, या एक बड़ा वाला जोड़ दें एक छोटा वाला जोड़ दें, या एक छोटा वाला जोड़ दें दूसर का वाला बड़ा वाला जोड़ दें, या एक बड़ा वाला जोड़ दें दूसर का भी बड़ा। तो ये चारों प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होता है? बड़ा वाला आ। बात समझ आएगी गुरु? तो ऐसे ही ई है, ऐसे ही ऊ है, ऐसे ही ए है, आई है, ओ है, औ है। अब कहानी आती है प्लुत स्वर, जिसका तुम वेट कर रहे थे कि प्लुत स्वर का मतलब जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। समझो, जैसे कह रहा है कि हम नॉर्मली ओम को इस तरीके से लिख देते हैं ओम, लेकिन जब हम गुरु इसका उच्चारण करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते ओम, ऐसे नहीं करते ओम। बात समझ में आ रही? जैसे हम कहते हैं राम, तो राम का मतलब बाबू बस यही कहानी नहीं खत्म हो जाती। अगर कसम से गुरु तुम बहुत एकदम तुम्हारी तबीयत खराब है, एकदम लड़ाई झगड़ा करके आए हो और एकदम सर फटा जा रहा है, कसम से किसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम से 10 मिनट तक इन दोनों में से इनका करोगे तुम्हें साधु समझ लेंगे, इनका मन में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका उच्चारण एकदम स्थिर होके ऐसे वाला मुद्रा बना के कर लो, तुम्हें एकदम राहत मिल जाएगी। फिर बाद में फिर लड़ाई कर लेना, क्या दिक्कत है? जैसे बीवी तुम्हें कूट दे, दिमाग खराब हो, क्या करे? तो घर से चले जाओ, बाहर कहीं बैठ लो। अरे बहुत पेड़ होता है यार, किसी इसीलिए कहते पेड़ लगाया करो, ताकि जब बीवी कूटे तो कम से कम जाके वहां नीचे बैठ जाओ। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि ओ का मतलब ओम का उच्चारण कर लो, तुम्हें राहत मिल जाएगी कुछ समय तक। फिर बीवी मारेगी तो काफी के सो जाओ यार, गधा था ही। आगे समझो, मतलब प्लुत स्वर का मतलब हो गया जिनका उच्चारण करने में इसका कितना गुना समय लगे? 3 गुना समय लगे। मतलब अगर यहाँ पे 1 सेकेंड का समय लगता है तो बाबू यहाँ कितना समय लगे? 3 सेकेंड का समय लगे। यहाँ तक बाबू कोई समस्या? अभी इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। काहे चिंता करते हो गुरु? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक चीज बताओ, ऑफलाइन में कोई समस्या होती है? नहीं होती है ना। तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में कैसे समस्या हो जाएगी? वहां तो तुम लोग बकैती भी कर लेते हो आ करके, यहाँ तो कोई नहीं करता, एकदम शांति रहती है। जब एकदम शांति रहती है तो भाई मजा आएगा। हाँ देखिए भाई, सही बताएं, स्टूडियो में कोई नहीं होता है सब कुछ सेटअप लगा होता है। अब तुम्हें मतलब फील कर रहे होते हो, ओ माय गॉड हमारे चेला बैठे हैं यहाँ पे, चपाटी बैठे हैं, इनको फील कर रहे होते। तुम लोग भी फील करो कि सर जी ऑफलाइन वाला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन कहानी इस बात की है कि आप लोगों के दुआ से, दया से, आशीर्वाद से, जो कुछ मतलब कह लें, उसके साथियों के सहयोग से जो ऑफलाइन वाली क्लास थी, ऑफलाइन जो चल रहा है वो जैसे भी चल रहा है वो ठीक है, कहानी यहाँ तक इस डिजिटल बोर्ड तक पहुँची है। तो बस ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगर कहीं पे कोई बात समस्या आती है कि मतलब कोई क्वेश्चन कर रहे नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दो। कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो ऑफलाइन बैच में चले आओ, वहाँ तो ब्रह्मांड खड़ा है, वहाँ का दिक्कत होने वाली है। अच्छा दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया चल रही हिंदी मतलब पढ़ाने की आपकी, ये लास्ट तक चलेगी। मतलब पूरा ग्रामर फ्री में होगा, पूरा साहित्य फ्री में होगा। मतलब तुम्हें हिंदी अगर जो पढ़ना चाहता है, कि नहीं सर जी हमें पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन में आते हैं ना सर जी हमें पढ़ना है, 2-4 होते हैं वो गधा टाइप होते हैं, उनको माँ बाप बहुत पैसा दे देते हैं। भाई जहाँ जिस लोकेशन में यहाँ पैसा कमी है ही नहीं, दुनिया के पास इतना रुपया गुरु कि मत पूछो, साला बर्बाद करने आता है यहाँ। कुछ होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको ज़रूरत है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है। घर बैठ के नहीं आ सकते हो या आ भी गए तो रिवीजन के लिए आराम से घर पढ़ो, और पैसा है तो फिर ले आओ, 2-4 लाख दे दो, जेब में गर्म करके घूमे हैं, ठीक है, एक बोर्ड रोल लगवा दे। तो अभी एक से काम चलाओ। वापस कहानी है कि हमें पढ़ना है कि हर्ष स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर की कहानी, हर्ष स्वर का मतलब लघु, इसे क्या बोलते हैं? अब देखो हमने छोटा वाला, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री,
ये चारों के बारे में तुमसे पूछेगा हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तुमसे क्या पूछेगा, इनकी संख्या कितनी है, कितना बताओगे, 4, संख्या कितनी है, 4। अब इन्हें क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण करने में एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसी कारण इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। सबसे बड़ी कहानी यहाँ है कि किसको मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर का मतलब क्या होगा, छोटा वाला आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ, छोटा वाला री। अब छोटा वाला री का मतलब री होता है, छोटा बड़ा उसमें नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे मूल स्वर जिनसे और स्वरों की उत्पत्ति हुई है। देखो इतने से काम चल जाएगा। अब तुम्हें पूरी साइड बताएंगे तुम पकड़ा जाओगे सर और पकड़ के। कैसे ऑफलाइन वाले बैच में यही होता है, साला अगर ज़्यादा डिटेल पढ़ा दो ना तो पकड़ा जाते हैं, जबकि होता मामला कि पूरी कहानी तुम्हें पता होना चाहिए। देख लो कम वही है। आगे आगे की कहानी बाबू क्या, ओ माय गॉड, इसको चलाना बड़ा अभी नया नया ना गुरु। अभी हमें भी शौक चढ़ा है। शौक चढ़ने का मतलब क्या है कि समझ जाओ तुम लोग, नई नई मेहरारू आती है, आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बाद में तकलीफ होती है, लेकिन यही हमारी सब कुछ है यार। तुम लोग मेहरारू के लेके खुश रहते हैं। चलो इधर देखो, दीर्घ स्वर कह रहा है कि दीर्घ स्वर में बाबू बड़का वाला आ, बड़का वाला ई, बड़का ऊ, ए आई ओ औ। तो समझना, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हर्ष स्वर का दुगुना समय लगे। ये कहानी तो हम पहले तुम्हें बता दी है ना, जब वहां बता दिया तो यहाँ ज्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, समझो। उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। इनमें दो मात्रा का होता है, इसे इसलिए क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, या इसे बोलते हैं गुरु, या इसे बोलते हैं संधि। संधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण अपनी जाति के या अपनी विजाति वाले वर्णों के कारण होता है। समझो कहानी का है कि इस दीर्घ वाले में इनकी संख्या देखो कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इनकी संख्या टोटल कितनी है बाबू, इनकी जो संख्या है वो है 7। तो दीर्घ स्वर अगर पूछे टोटल संख्या कितनी है, 7। लेकिन इस 7 में तुम्हें देखो मिल रहे हैं, देखो टोटल संख्या हम कहते हैं कि 7 है। 7 में से जो 3 है, बड़का वाला, बड़का वाली ई, बड़का वाला ऊ, इनकी कहानी समझ लो। ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। तो मतलब 7, 3 इधर कर दो और 4 कहाँ कर दो, संयुक्त में कर दो। 4 कौन कौन, ए आई ओ और औ। ये 4 इधर हो गए, समझना। संयुक्त स्वर में ए आई ओ और 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। अब 3 इधर हो गए तो इनका केस क्या है वो समझ लो। अगर बड़ा वाला आ बन रहा है तो वो छोटा वाला मिला के, ई बन रहा है तो छोटा वाला मिला के, ऊ बन रहा है तो छोटा वाला मिला के बन रहा है। अब एक चीज समझो, ये समान वर्णों के योग से बन रहे हैं ना। समान का मतलब क्या, कि छोटा वाला तो मिल रहा है छोटा वाले आ से, है छोटा वाला ऊ, छोटा वाले ऊ से, छोटा वाला ई से मिल के बन रहा है। तो जिसके कारण केस क्या हो रहा है, केस का मतलब तू ना चल मुकदमा समझ लेना, तुम लोगों का भरोसा बड़ा गड़बड़। हाँ तुम ठीक है, कुछ तो सीखे, बाकी देख लेना। इसे एक जाति के वर्णों से मिलके बने होते हैं, इसलिए बोलते हैं सजातीय। सजाती मतलब समझ रहे हो, मतलब तुम क्या है वो तुम्हारी। अब देखो वही है, इतिहास वाली बात आ जाती है। इतिहास पढ़ाते हैं तो मामला अलग होता है कि वो उसमें जाति पाति का बहुत ड्रामा है, कैसे कैसे हुआ था वो जान ही रहे हो। तो यहाँ वो वाली जाति वाला बात हो रही है समझने के लिए कि इनकी उत्पत्ति मतलब पापा एक जाति के, मम्मी एक जाति की, तो पुत्र उसी जाति का हुआ। बात समझ में आई। लेकिन अगर पापा दूसर की जात के, मम्मी दूसर की जात की, जो बेटवा होगा वो तीसर की जात का पैदा होगा। बात समझ में आई। हाँ ये चीज़ तो समझने वाली। यहाँ तुम लोगों का दिमाग बहुत तगड़ा चलता है गुरु। अब इसे समझ लो, ऊपर तो समझ में आ गया ना। तो एक चीज़ तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बने हुए हैं। तुम लोग जाके देख लेना पिछले बार के क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो कमेंट में लिख देना कि नहीं मिले हैं। और एक चीज़ हाँ रिक्वेस्ट, अब क्या कहें तुम लोगों को, रिक्वेस्ट और ताम झाम करने का काम मतलब है। चैनल है उसमें अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छा लगे तो कल्टी मार लेना। तो बस एक कहानी है, फिर वही वाली बात आ जाती है। बोल देते हैं ना कि सर बोल दिए, खुश रहो। चलो इधर देखो, कह रहा है कि दीर्घ स्वर में ये आता है क्योंकि देखो अ भी उसी जाति का है, ये वाला भी अ उसी जाति का है, ये वाला ई उसी जाति का है, ई उ, तो ये एक जाति के वर्णों से बने हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समजातीय। समजाति एक जाति के वर्णों से बना हुआ है। लेकिन संयुक्त वाले व्यंजन में ए आई ओ औ, देखो ए वाला किससे बना, अ प्लस ई से मिलके बना है। आई किससे बना है, अ प्लस ए से मिलके बना है। ओ किससे बना है, अ प्लस ऊ से। औ किससे बना है, अ प्लस औ से मिलके बना है। तो इनमें देख लो, आ की भाई दूसरी जाति है, ई की दूसर की जाति है, अ की दूसर की जात, ए दूसर के जाति का। तो जब
मम्मी दूसर की जाति के, पापा दूसर की जाति के, होने वाला बेटवा शंकर प्रजाति का पैदा होगा, ये समझ जाओ। इसलिए अपनी शादी अपनी जाति में करो। ना गड़बड़ होगा, जहाँ चाहो वहाँ करो, बस खुश रहो। ठीक है, इसे समझ गए? तो हो गया ए आई ओ औ। क्योंकि इनका निर्माण, तो इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं? संयुक्त का मतलब हो गया कि इनका निर्माण दूसरे जात के वर्णों से हुआ है। ठीक है, कहानी कोई दिक्कत परेशानी आगे समझ लो। इसके बारे में थोड़ा सा और बाबू डिटेल में है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और डिटेल में चलें, तो मैं थोड़ा और गहराई में लेके चलें। अब देख लो गहराई में जाने का, तो वही तो लिखा है गुरु, गहराई में जाने का क्या सीन है? गहराई में जाने का सीन है कि समान असमान स्वर जो मिल रहे थे उनको संधि स्वर सृष्टि होती है, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये तो हम तुम्हें पहले बता दिए ना कि 7 है, 3 इधर 4 उधर। तो फिर अलग से सोचने का क्या मतलब है? तुम लोग तो बहुत तेज हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, एक बच गया था गुरु। हाँ, बच गया था। ठीक है, मिट गया रे? हाँ मिट गया। अब इसे भी पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पढ़ने में तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि लोग दच्चियार इंसान हो। देखो समझो, कह रहा है कि प्लुत स्वरवर्ण, जिन स्वरवर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर के किससे कितने गुना हो? 3 गुना। तो मैंने यही बताया था ना बाबू कि अगर तुम क्या बोल रहे हो, ये र है, तो अगर दीर्घ में आओ तो ये रा हो जाएगा, लेकिन अगर प्लुत में आओगे तो रा हो जाएगा, मतलब रा रा राम। अब अगर कोई वर्ड लिख लो तो और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल यही वाला लिखा है, जैसे हमने लिखा, जैसे ऐसे समझो, तुम लोगों को थोड़ा सा और दुनिया में ले चले। रम, वो आहा, मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। राम, और अगर और कहानी लेके चलेंगे तो लिखेंगे राम। देखो ये तो रम, कम समय लग रहा है ना गुरु, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड है? ह्रस्व वाला, जबकि राम में दीर्घ वाला यूज होता है राम। लेकिन जब इसकी बात आती है तो बोलते हैं राम, मामला बहुत शांति मिली। ठीक है, समझो। तो प्लुत वर्ग क्या हो गया? अच्छा, प्लुत वर्ग को क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक बोलते हैं। त्रिमात्रिक बोलने के पीछे कहानी क्या गुरु? त्रिमात्रिक बोलने के पीछे कहानी है कि इनको बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शाबाश। तुम जैसे हमने एक वर्ड और लिखा ओम, ओम, क्योंकि जब ओम का उच्चारण करते हैं हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल देते, ऐसे ओम ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो बोल के देख लो। हाँ, हेडफोन लगाए हो, कुछ भी लगाए हो, तो उसमें बोल के, तो नहीं लगाए तो दुनिया सुनी रही, तो इसे बोलेंगे ओम, आंख बंद करके। हाँ, शुरू हो जाओ, प्रवचन बाबा का शुरू होता है, ओम स्वाहा। अरे यार, चलो इधर आओ, देख लो। यहाँ तक कोई बाबू समस्या? हाँ, किसी को कोई समस्या हो, दुख तकलीफ परेशानी दर्द तकलीफ हो तो बताओ। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे अगली वाली क्लास में। और सबसे यही है कि चैनल को खटक खटक सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कि जो भी अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, जो भी आपकी काम की चीज़ हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइएगा। और ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी जब तक पूरा ग्रामर नहीं खत्म हो जाएगा। जल्द हम लोग साहित्य पे भी काम कर रहे हैं, तो वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइप खुद ही सब कुछ बनाना होता है, सब करना होता है, तो वक्त लग जाता है। तो थोड़ा सा चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। जब कहानी ऑफलाइन से बोर्ड तक पहुँची है तो यार बहुत आगे की जर्नी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। चलिए मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।